नमस्कार, मैं रंजीत। आप देख रहे हैं पब्लिक लैब। दरअसल छात्र नेता परिवर्तन की सबसे बड़ी क्रांति ला सकता है। भारत का जो भविष्य है पूरी तरह से युवाओं और छात्रों पर निर्भर है। और आज हम एक ऐसे ही छात्र नेता को आपसे मिलवाएंगे जिनकी पहचान अब क्रांतिकारी, आंदोलनकारी छात्र नेता के रूप में होती है। हम बात कर रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अध्यक्ष उदय प्रकाश यादव की। उदय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले पब्लिक लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद। और आशा और उम्मीद करता हूं कि इस वैश्विक महामारी में आप और आपकी पूरी टीम सकुशल होगी। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। और उदय जी, मेरा पहला और सीधा सवाल यही है, क्योंकि इस वक्त आपको पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है। तमाम दर्शकों को बताएं कि विश्वविद्यालय में कितना जरूरी होता है छात्र अध्यक्ष का होना, छात्र संघ का चुनाव होना। क्या यह जरूरी है? हाँ, ये विश्वविद्यालय ही नहीं, देश के युवाओं के लिए ज़्यादा जरूरी है, सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर कोई मध्यम वर्गीय युवा या समाज का जो अंतिम हाशिए पर है, वैसे युवा चाहते हैं कि उनका भविष्य, एक राजनीतिक भविष्य में उनका भविष्य सुनहरा हो, इसके लिए छात्र संघ का होना और छात्र संघ का चुनाव होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि मेरा मानना है कि छात्र संघ या इलाहाबाद विश्वविद्यालय या किसी विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव ये नर्सरी का ही है, नर्सरी है हम लोगों की, छात्र राजनीति की नर्सरी है। और यही नर्सरी आगे चल के एक छात्र राजनीति से उठ के एक अच्छे कुशल नेतृत्व को निर्माण करती है। इसलिए छात्र राजनीति का होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। बिल्कुल। अगर आज छात्र राजनीति ना हो तो एक हमारे जैसे नौजवान जो सपना लेके चलते हैं कि हम भी नेतृत्व कर सकें अपने जिले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का, वह सपना उनका अधूरा रह जाएगा। चूंकि आप इस वक्त इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भी हैं, कितना मुश्किल होता है इस पद को निर्वहन करना और कितना जवाबदेही और जिम्मेदारी भरा होता है ये पद। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि छात्र हैं, कई बार ऐसा होता है कि जो विश्वविद्यालय होता है वो छात्रों को अनसुनी करता है, अनदेखी करता है। ऐसे में जवाबदेही और जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तमाम दर्शकों को बताएं। देखिए, कोई भी पद है, चाहे वह छात्र संघ अध्यक्ष का हो या किसी भी तरह का पद हो, जब आप किसी भी जिम्मेदार पद पे बैठते हैं, जिम्मेदार पद को आसीन होते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी उतनी ही ज्यादा बढ़ जाती है। तो कई बार मैं थोड़ा सा आपको रोक के थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा, थोड़ा सा रोकूंगा। कई बार क्या होता है कि जब इस तरह के जो पद होते हैं उसका नाजायज फायदा भी उठाया जाता है। उदय प्रकाश जी, आप बाखूबी जानते हैं, कई बार जो विश्वविद्यालय के वीसी होते हैं उनको भी डराया धमकाया जाता है, दबाव बनाया जाता है। तो तब क्या उस पद की जवाबदेही और जिम्मेदारी और गर्मा की बात कोई नहीं करते? कई बार ऐसा देखा गया। ऐसा कुछ नहीं है जैसा कि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर को डराया जाए, धमकाया जाए और उनसे संघर्ष के कि कई बार माध्यम जब से वो बात करते मुझे हैं। विश्वविद्यालयों के इस तरह के लोगों से बात होती है तो उनका अंदर की जो भाव होता है, उनका कहना यही होता है कि जो छात्र संघ ज्यादातर दबाव बनाने के लिए वहां होते, दबाव की राजनीति करते हैं, अपनी मनचाहा कार्य करवाने के लिए हम पे बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं। ये भी वो आरोप लगाते हैं। ऐसा आरोप बेबुनियाद है और इस तरह के आरोप का मैं खंडन करता हूँ। और छात्र संघ हमेशा छात्रों के हितों के लिए है, न कि मनचाहा दबाव बनाने के लिए है। और विश्वविद्यालय में छात्रों के प्रति जो रवैया है, अगर वो विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का, विश्वविद्यालय प्रशासन का आम छात्रों के हितों के खिलाफ हो, तो उसके खिलाफ छात्र संघ एकमुख होकर एक स्वर में विश्वविद्यालय प्रशासन का, कुलपति का, वाइस चांसलर का विरोध करता है। और यह विरोध, यह संघर्ष इसलिए होता है कि हमारे विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्र छात्राएं, हमारे भाई बहनों के सम्मुख किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या ना आए। और इस विरोध को, इस संघर्ष को अगर कुछ अमानवीय तत्व इस प्रकार का नाम देते हैं तो वह मुझे या मेरे साथियों को सहर्ष स्वीकार भी है। क्योंकि मेरा मानना है कि छात्र संघ इसलिए है कि विश्वविद्यालय के कोई भी छात्र, कोई भी भाई बहन, किसी भी तरह से कोई भी उत्पीड़न न हो सके, उनके हितों की रक्षा हो,
उनके लिए अच्छा कार्य हो, इसीलिए छात्र संघ बना है और छात्र संघ इसलिए काम करता भी है। लेकिन इसमें भी मैं एक एक सवाल जोड़ूंगा और मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आप छात्र अध्यक्ष हैं, इसमें बड़ा जिम्मेदारी भी निभाना पड़ता है। और जिस पद की आप बात करें, कई बार क्या होता है कि दो तीन लोग होते हैं जो चुनाव में आते हैं, अलग अलग विचारधारा के होते हैं, अलग अलग पार्टियों से होते हैं। ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है कि आपके जो विपक्षी दल वाले होते हैं, आप जब अध्यक्ष बन जाते हैं और वो आपके सामने कुछ इशू लेकर आते हैं, तो क्या उसमें बिल्कुल आप ये सोच के करते हैं कि हम छात्र अध्यक्ष हैं या पार्टी को आगे रखते हैं या उसके हित को आगे रखते हैं जो आपके विपक्ष का हो? क्योंकि ऐसे मामले बहुत यूनिवर्सिटी में ऐसे मामले उठते हैं कि आप समाजवादी से हैं, आप बीजेपी से हैं, अगर आप समाजवादी के अध्यक्ष हैं, आप जीते हुए हैं, तो उनकी अनसुनी कर देते हैं। ऐसे में आप कैसे टेकल करते हैं इस चीज को? सर्वप्रथम, जैसे कि प्रदेश का मुख्यमंत्री प्रदेश के हर नागरिकों के लिए है और देश का प्रधानमंत्री देश के सभी समस्त नागरिकों के लिए है, ठीक वैसे ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष या किसी भी विश्वविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष, मेरा मानना है कि वह विश्वविद्यालय में जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जितने भी भाई बहन हैं, उनका अध्यक्ष है। अगर आपको जिम्मेदारी पूर्वक कोई पद मिला, मेरा सवाल इसलिए था उदय जी, मेरा सवाल इसलिए था, मैं पर्सनली आपसे ये नहीं, मैं बहुत ऐसा लोगों की शिकायतें आती है जिसलिए कहते हैं कि जब वो किसी दूसरे पार्टी के वो बन जाते हैं तो वो हमें सुनते नहीं हैं, मतलब आप कह सकते हैं कि वो बिल्कुल अपने खुन्नस में ही रहते हैं। तो इसलिए मेरा सवाल है, चूंकि इस वक्त आपको पूरा हिंदुस्तान सुन रहा है, और एक और जो इसमें मैं सवाल, चूंकि मैंने देखा है आपको और इस वक्त पूरा भारत भी देख रहा है आपके इस टीवी स्क्रीन पे, जो आपने इलाहाबाद छात्रावास के लिए जो आपने आंदोलन किया था, उसमें कई बार आप जेल भी गए थे, उस विषय पे भी आएंगे। लेकिन इसलिए मेरा सवाल था क्योंकि बहुत सारे लोग जब इस तरह के चीज को लेकर इशू उठाते हैं कि हमें सुना नहीं जाता है, हमें अनसुनी की जाती है, तब वो गंभीर बन जाता है। अच्छा, वैसे लोगों से मेरा एक सवाल है, जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की फीस में हो गई वृद्धि, ठीक है, तो हम या हमारे साथी आंदोलन करते हैं, तो क्या वह केवल अपने पार्टिकुलर संगठन के छात्रों के लिए आंदोलन करते हैं या समूचे विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं के लिए आंदोलन करते हैं? मेरा कहने का मतलब यह है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फीस वृद्धि हुई तो उन सभी छात्र छात्राओं के लिए आंदोलन होगा जो समाजवादी छात्र सभा से ताल्लुकात रखते हैं, जो अखिल विद्या परिषद, और इसलिए मैंने देखा, इसलिए मैंने आपका ये वीडियो फुटेज भी चला रखा है कि आप जो छात्रों के लिए इलाहाबाद में छात्रावास के लिए जब आपने आंदोलन किया था, और वो मामला था, काफी गंभीर हुआ था, कई बार आप जेल भी गए। क्या है पूरा मामला बताएंगे? और क्या जो जिसके लिए आपने आंदोलन किया था वो बात मान ली गई, वो सॉर्टेड हो गया, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकल गया? हम लोगों का आंदोलन अभी भी चल रहा है। छात्र संघ बहाली का जो आंदोलन है, छात्र संघ बहाली के लिए हम लोगों ने 8-9 दिन तक आमरण अनशन रखा और लगातार आंदोलन चला। उसके बाद हम लोगों की गिरफ्तारी हॉस्टल वॉशआउट को बचाने में हुई थी। उस समय मैं छात्र संघ अध्यक्ष नहीं था, उस समय मैं छात्र नेता था और मैं जौनपुर जेल में गया। मुझे नैनी जेल शिफ्ट किया गया, नैनी जेल के बाद जौनपुर जेल भेजा गया और जौनपुर जेल में ही आपके एक साथी से, जो चैनल के सहयोगी हैं, रवि यादव जी, उनसे भी मुलाकात हुई और आपका चैनल भी उस समय हमको लाइव किया था और हमको हमारा सहयोग किया था। इसके लिए आपका चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद भी। और जौनपुर जेल में हम लोग रहे और उस समय हॉस्टल वॉशआउट रुका। दूसरी चीज़, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि जो इल्ज़ामात, जिस तरह की बातें छात्र संघ पे लग रही है या कह रहे हैं कि एक तरफा, अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। क्या दिक्कत क्या है आपको? छात्र संघ चुनाव ना होकर अगर छात्र परिषद किया जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है? जरा खुलकर तमाम दर्शकों को बताएं, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता है छात्र परिषद क्या है। जैसे कि छात्र संघ और छात्र परिषद में बहुत अंतर है और मैं नहीं चाहता हूं कि छात्र परिषद एक विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के कठपुतली बन के काम करे। मतलब मेरा कहना यह है कि छात्र संघ, यानी कहीं ना कहीं जो छात्रों का जो अधिकार है, जिसके लिए आप लड़ते थे अध्यक्ष के रूप में, उसको बिल्कुल छीनकर उनके अधिकार क्षेत्र में चला जाएगा। आप ये कहने की, समझाने की कोशिश कर रहे हैं? जी जी, मैं बता रहा हूँ, मुझे बताने दीजिए।
मैं कह रहा हूँ जैसे कि छात्र संघ है तो छात्र संघ पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और छात्र संघ का अपना अलग एक है, लेकिन वहीं छात्र परिषद का बिल्कुल वह कुलपति के वाइस चांसलर का कठपुतली बन के काम करेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि छात्र परिषद का चुनाव सीआर क्लास रिप्रेजेंटेटिव सीआर के माध्यम से होगा। और आप ये समझिए कि जो सीआर रहेंगे वह अपने एक छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव करेंगे। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिलाव विश्वविद्यालय का सभी छात्र छात्राएं जिस प्रकार छात्र संघ में हिस्सा ले सकते हैं, ठीक इसके उलट वह छात्र परिषद में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। जो प्रोफेसर या वाइस चांसलर के प्रिय होंगे, ऐसे छात्रों को प्रमोट करके और उनको वो दायित्व निर्वहन किया जाएगा और वह अपने छात्र प्रोफेसरों से अपने वाइस चांसलर के अधीन रहेंगे और उनके इशारे पे काम करेंगे। तो मैं कभी भी बर्दाश्त नहीं है हमको कि ऐसा छात्र संघ हो जो वाइस चांसलर के इशारे पे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रशासन के इशारे पे काम करे और छात्रों के हितों की अनदेखी करे, छात्रों के हितों पे एकमुख होकर संघर्ष भी न कर सके। ऐसे छात्र परिषद का रहना इससे उचित है कि छात्र परिषद भी ना रहे। अभी तक उदय जी, अभी तक आपने चूंकि आपने छात्रों के लिए आंदोलन किया है, अभी तक आपने ऐसा कौन कौन से काम किया है छात्रों के लिए जिसको आप सार्वजनिक कर सकते हैं और बता सकते हैं तमाम दर्शकों को कि हमने छात्रों के लिए ये किया, जिससे कम से कम लोग जान पाएं कि उदय प्रकाश यादव जब छात्र संघ के अध्यक्ष हैं तो उन्होंने छात्रों के लिए क्या क्या ऐसी उपलब्धियां की जिसे आने वाला भविष्य में छात्रों के लिए सहूलियत हो। राजनीतिक जीवन की शुरुआत करें, राजनीतिक सफर की, छात्र राजनीति की सफर की शुरुआत करें तो मैं राजनीति में एक तरह से कहिए मेरा आगमन ही पुलिस की लाठियों, बलबूटों और जेल के सलाखों से होता हुआ आया। सर्वप्रथम मैं उस समय बीएस द्वितीय वर्ष का छात्र था इलाहाबाद विश्वविद्यालय का। और एक बहुत बड़ी समस्या है इलाहाबाद में और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कि जो भी छात्र हैं उसमें से 15 या 20% छात्रों को ही हॉस्टल छात्रावास आवंटित हो पाता है। बाकी 80% छात्र छात्राएं आज भी डेलीगेसी में किराए के कमरों में रहते हैं। हमारा आंदोलन 2015 में 25 नवंबर 2015 को शुरू हुआ था सलोरी में। सलोरी एक डेलीगेसी है जहाँ पे बहुत छात्र छात्राएं किराए के कमरों में रहते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ विश्वविद्यालय में भी पठन पाठन का काम करते हैं। और उस समय हमारा आंदोलन हुआ। आप यकीन मानिए कि उस आंदोलन में आज तक के ऐतिहासिक ऐसा आंदोलन था जिसमें 62 छात्र छात्राएं हमारे साथ गिरफ्तार होकर रूम रेंट एक्ट लागू हो और मकान मालिकों का उत्पीड़न न हो और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो डेलीगेसी में हमारे भाई बहन रह रहे हैं उनको डेलीगेसी भत्ता दिया जाए। इन 3 चीजों के लेकर हमारा वो पहला आंदोलन था। और उसी पहले आंदोलन में हमारे साथ 62 छात्र भाई नौजवान गिरफ्तार होकर नैनी सेंट्रल जेल में गए। उसमें मेरी रिहाई 2.5 महीने मैं जेल में रहा, उसके बाद मेरी रिहाई हुई। उसके बाद मेरा राजनीति में रुचि और ज़्यादा बढ़ गई और राजनीतिक सफ़र की शुरुआत यूँ कहे कि वहीं से हुई। दूसरी बार हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हॉस्टल वॉश आउट के आंदोलन में संघर्ष उसी किए। उसी उसी सवाल पे मैं आऊंगा, आपसे राय जानूंगा आपका उदय प्रकाश जी। क्या था वो पूरा मामला छात्रावास को लेकर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जिसमें कई बार आपको जेल तक जाना पड़ा और वही फुटेज इस वक्त मैं अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, तमाम भारतवासी देख भी रहे हैं। क्या था पूरा मामला? मामला ये था कि उस समय जो भी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हमारे हॉस्टल में रहते थे उनको नोटिस देकर छात्रावास को खाली कराना था, मतलब छात्रावास को पूरी तरह से वॉश आउट करना था। और हमारा विश्वविद्यालय प्रशासन से कुछ प्रश्न थे और प्रश्न इस प्रकार थे कि अगर इतने छात्र छात्राएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय के हमारे बाहर निकलेंगे एक साथ तो उनके रहने की व्यवस्था कहाँ होगी। दूसरा प्रश्न ये था कि बिना बताए और बिना कुछ किए एक नोटिस आई और नोटिस के बाद सीधे आप हॉस्टल छोड़ दीजिए, वॉश आउट हो जाइए। हमारा इलाहाबाद विश्वविद्यालय का और इलाहाबाद का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे छात्र जो यहाँ पढ़ते हैं उनका
सपना रहा है, आईएएस और पीसीएस बनाने की फैक्ट्री है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। और जब हॉस्टल वासाउट विश्वविद्यालय ने कहा कि मई और जून में विश्वविद्यालय की क्लासें नहीं चलती हैं, तो इसलिए हॉस्टल वासाउट कर दिया जाए। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं सबको, कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो भी छात्र छात्राएं हैं जो आते हैं, वो पढ़ाई के साथ साथ आईएएस पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करते हैं। और उनके लिए मई जून का महीना कोई पिकनिक मनाने का या घर जाने का नहीं होता है, वह हमेशा पढ़ने का होता है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर हम लोगों ने विरोध किया था, और उस विरोध में पुलिस की लाठियां भी मिली। उपहार स्वरूप जो है तमाम धाराएं लगी, और जेल में भी जाना पड़ा, और 1.5 महीने तक जेल में रहना भी पड़ा। लेकिन हॉस्टल वॉश आउट क्या नहीं हुआ। क्या भविष्य में उदय प्रकाश जी प्रदेश के राजनीति में सक्रिय भूमिका निभा पाएंगे? क्या आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन में क्या हम उदय प्रकाश जी को विधायक के रूप में देख पाएंगे? मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के मार्गदर्शन में वो हमारे नेता हैं, और हम लोग बहुत ही अपने आप को गौरवशाली मानते हैं कि हमको ऐसा नेता मिले, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जैसा। जो उनकी इच्छा होगी, जो उनका आदेश होगा, नहीं, उसका लेकिन अच्छा देखिए सा देखिए ये पालन बड़ा किया बड़ा जाएगा। बड़ा डिप्लोमेटिक आंसर है उदय जी। देखिए, हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं इच्छाएं तो होती है ना, आपकी भी इच्छाएं होंगी। आप भी तो चाहते होंगे ना कि हम राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं, हमें भी ये पद दिया जाए, हम भी विधायक बने, मंत्री बने। हर कोई चाहता है जो भी राजनीति में। तो मैं आपसे पर्सनली ये राय जानना चाहता हूं, क्या उदय प्रकाश जी चाहते हैं कि वो राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएं? इच्छा तो सबकी होती है, और सबको इच्छा, या फिर अपने आगे की जब तक इच्छा नहीं रहेगी तो उसका जीवन भी कोई उद्देश्य नहीं है। सब कोई अपने एक उद्देश्य को लेकर अपना जीवन आगे जीता भी है। और रही बात इच्छा की, तो जब हम एक संगठन में या एक यूं कहिए कि पार्टी में काम करते हैं और किसी के नेतृत्व में काम करते हैं, तो वहाँ पे इच्छा का कोई मतलब नहीं रहता है। क्योंकि जो हमारे नेता का, जो हमारे आदर्श का जो आदेश होगा, उसी का पालन करना ही हम लोगों का कर्तव्य होगा। चलिए, अगर एक और हमारे एक और नेता अहम का सवाल और गंभीर सवाल है उदय प्रकाश यादव जी। चूंकि हम सभी जानते हैं इस वक्त वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा भारत और पूरा विश्व जूझ रहा है। चूंकि ये भी हम जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ा जो राज्य है, आप कह सकते हैं जनसंख्या वाला, वो उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की इस वक्त की स्थिति क्या है आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। बड़ा राज्य और बड़ा जनसंख्या वाला राज्य होने के नाते इस वक्त कोरोना की जो स्थिति है वो गंभीर बना हुआ है। क्या आपको लगता है कि कोरोना काल में जो मौजूदा सरकार है वो सही से काम नहीं कर रही है, या विपक्ष अपनी राजनीतिक रोटियां चमकाने के लिए जानबूझकर यह आरोप लगाती है कि मौजूदा सरकार सही से काम नहीं कर पा रही है? मौजूदा सरकार कितनी सही से काम कर रही है, ये आप और आपके मीडिया के साथी सभी लोग जानते हैं। अभी कल की बात आप उठा लीजिए कि बरेली में जो क्वारंटीन सेंटर था उसमें बारिश हुई। बारिश में किस प्रकार के पानी गिरने लगे, वहाँ पे जो क्वारंटीन सेंटर में लोग थे उनको कितनी समस्याएं हुई, ये भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से देखा होगा, वीडियो वायरल हो रहा है। दूसरी चीज कि जनपदों में क्वारंटीन सेंटर के क्या स्थिति हैं, किस प्रकार के उनको भोजन दिया जा रहे हैं, किस प्रकार की टेस्टिंग की जा रही है, किस प्रकार की उनको सहायता की जा रही है, ये सब किसी से छुपा नहीं है। और यह कोरोना वैश्विक महामारी में वर्तमान सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। और मैं इसलिए कहता हूं कि फेल हो गई है क्योंकि यह सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर किसी भी स्वास्थ्य सुविधाओं से लेकर कानून व्यवस्था तक किसी भी मुद्दे पर गंभीर नहीं है। क्योंकि इस सरकार को चलाने के लिए एक मुख्यमंत्री बीजेपी तो कहती है, वहां की है जो मौजूदा सरकार है, और बीजेपी तो कहती है कि हमारे कानून व्यवस्था जो समाजवादी पार्टी है उनसे बेहतर है, उनसे हम बेहतर कार्य कर रहे हैं। कितनी बेहतर है। अभी हाल ही के कानपुर प्रकरण में आप सभी ने देखा होगा, पूरा प्रदेश की जनता ने देखा होगा, जिसमें हमारे 8 शहीद पुलिसकर्मी हो गए, जिनको हम नमन करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप सभी देखे होंगे कि कितनी अच्छी कानून व्यवस्था है। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है कि न्याय न मिलने के कारण हमारे
देश की आधी आबादी महिला शक्ति हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आवास के सामने, विधानसभा भवन के सामने जाकर अपने आप के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़ककर जल जाती है। ये कानून व्यवस्था है और इस कानून व्यवस्था की बात वर्तमान सरकार कर रही है। वर्तमान सरकार ऐसे कानून व्यवस्था की बात कर रही है, ऐसा कानून व्यवस्था ना तो किसी के राज में कभी था, चाहे वो किसी की सरकार रही हो। ये इस तरह का कानून व्यवस्था दुर्भाग्यपूर्ण है और इस पे भी ये लोग कह रहे वो हैं तो कि हमारी यही कानून व्यवस्था उदय प्रकाश जी, वो तो जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं, जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि ये समाजवादी पार्टी की देन थी, जिसको हम साफ कर रहे हैं, जिसको हम सुधीर कर रहे हैं, जिसको हम सही कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? समाजवादी पार्टी की देन ये थी तो 3 साल था, 3 साल में कितना साफ किए, क्या कर रहे हैं, वो तो वर्तमान सरकार ही जानती होगी किसकी देन है और किसके संरक्षण में अपराधी पलते बढ़ते हैं। क्या विकास दुबे जिसका इनकाउंटर हुआ उसको साजिश के तहत उसका इनकाउंटर किया गया? क्या अगर उससे बयान लिया जाता, क्या उसके बयान में भाजपा के बड़े बड़े नेता सम्मिलित नहीं थे? उसके पुराने बयान को देखिए जिसमें उसने एक नहीं दो दो तीन वो तीन तो भाजपा ये के भी वरिष्ठ कहते हैं, जब नेताओं का आपने नाम विकास दुबे के जिक्र की, तो वो तो ये भी कहते हैं कि विकास दुबे तो उन्हीं के ये शासनकाल में फल फूल रहे थे, तब उन पे शिकंजा क्यों नहीं कसा गया, तब उन पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? मेरा मानना है कि विकास दुबे किसके शासनकाल में फल फूल रहा था, उसकी गहन जांच होनी चाहिए और वो घटना सबको याद होना चाहिए कि किसके शासनकाल में विकास दुबे ने थाने के अंदर घुसकर राज्य मंत्री की निर्मम हत्या की थी। और मेरे जानकारी में उस समय भाजपा की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। अगर उस समय किसी और की सरकार हो या मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरे ऊपर प्रश्न खड़ा हो सकता है, लेकिन यह बात सबसे छिपी नहीं है कि जब 2002 में विकास दुबे ने थाने के अंदर घुस के और राज्य मंत्री की हत्या की थी तो उस समय किसकी गवर्नमेंट थी। जाते जाते एक और सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे और पूछना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना काल है। कोरोना काल में आपकी सरकार, आप चूंकि अब विपक्ष में हैं, विपक्ष की बहुत अपनी जिम्मेदारी होती है, वो भी अपनी तरह से कार्य करते हैं और सरकार की गलत नीतियों को सार्वजनिक करते हैं, उठाते हैं, ये अच्छी बात है। विपक्ष को मजबूत होना बड़ा ज़रूरी है। कोरोना काल में तमाम जो दर्शक इस वक्त आपको सुन रहे हैं और तमाम जो छात्र आपको सुन रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? कोरोना काल में मैं सबसे पहले सर्वप्रथम यही संदेश देना चाहता हूं सबको कि आप सब WHO और भारत सरकार स्वास्थ्य मंत्रालय के जो निर्देश हैं उनका अक्षरशः आप लोग पालन करें, सभी लोग पालन करें और इस वैश्विक महामारी में जिस प्रकार के निर्देश हमारे डॉक्टर दे रहे हैं उनका पालन करें और हम सब इससे बचाव करें, क्योंकि कोरोना का एक ही इलाज है, वह है हमारे और आपकी बचाव। क्योंकि जो वर्तमान सरकार है, चाहे वो राज्य की हो या केंद्र की हो, वह तो थाली पिटवाएगी, दीपक जलवाएगी और आपको दिग्भ्रमित करेगी। इसलिए हमारे पास केवल एक ही है उपाय, वह है कि आपसी सूझबूझ के साथ, तालमेल के साथ इस वैश्विक कोरोना महामारी को बचाव के साथ इसको हराना। सरकार से किसी प्रकार की कोई उम्मीद करना बेवजह है, बेकार है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उदय प्रकाश यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पब्लिक लैब को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो भविष्य की जो राजनीति है, जिसमें आप सक्रियता निभाना चाहते हैं, उसमें आप आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र अध्यक्ष उदय प्रकाश यादव जी, जिन्होंने बाखूबी से अपनी बात रखी। आप बने रहें, देखते रहें पब्लिक लाइव।